Hello students, good morning. High School B Part 2, 12th class IP subject. 23 लेक्चर है हमारा आज। इंट्रोडक्शन ऑफ एसक्यूएल। हम डाटाबेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि डाटाबेस होता क्या है। काफ़ी दिनों से हम डाटाबेस के ऊपर ही चल रहे हैं। इसमें रोज और कॉलम्स में डाटा को अरेंज किया जाता है, मैनेज किया जाता है रिलेशनल डाटाबेस में। हमने इसके ऑपरेटर्स भी डिस्कस कर दिए। हमने इसमें वेरिएबल्स किस तरह से डिस्कस किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटाबेसेस किए। तो अब PL/SQL जो आज हम SQL जा रहे हैं, इसी का एक भाग है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इंट्रोडक्शन ऑफ SQL को पूरी तरह से देखने के लिए कि जो SQL है वो है क्या। SQL मींस स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ऐसी प्रोग्रामिंग, हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं कह सकते, लेकिन ये एक लैंग्वेज है जो SQL इसके RDBMS और Oracle के बीच में होती है, जो इसी से प्रोग्राम्स को किया जाता है। तो आपने लैंग्वेज का नाम देखा था कि लैंग्वेज मीन्स ये एक मीडियम है, दो यूजर्स और इंटरफेस के बीच में, जो OS होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बीच में जो वर्क कर रही है। तो हम लोगों को कोई भी क्वेरी करनी हो, वैसे तो हम लोगों ने बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस देखी। जब भी किसी लैंग्वेज के बारे में देखते हो, किसी भी यूजर को प्रॉपर तरह से कोई लैंग्वेज चलाना नहीं आती हो, तो उसको ओनली एक्सट्रैक्ट करना हो, डाटा को रिट्रीव करना हो, डाटा को इंसर्ट करवाना हो, डाटा को डिलीट करवाना हो, तो वो यूज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये इजी है, इसमें आपको कमांड्स को याद रखना और कमांड्स को देना होता है। प्रैक्टिकली जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, वो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट था वो 1970 में है। इट वाज डेवलप्ड बाय EF कोड EF कोड ने इसको डेवलप किया था इन द ईयर 1970। 1970 में इसकी डेवलपमेंट हुई स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की। बट आप देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज SQL थी, इसको अर्लियर नेम किससे जाना जाता था? इट इज आल्सो नोन एज SEQL। इस नाम से जाना जाता था। बहुत सारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे या फिलिंग द ब्लैंक्स कभी कभी आपके जो आते हैं एंड में एग्जाम्स में, उसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इसके बारे में पूछी जाती हैं। तो ये नॉलेज आपको हिस्ट्री और इसके फीचर्स के बारे में जरूर होना चाहिए। कौन से ऐसे पर्पस हैं जिनके लिए स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। तो 1970 में डेवलप हुई थी, EF कोड ने डेवलप की थी, और इसको तब पहले SEQL के नाम से जाना जाता था। SEQL होता क्या है? SEQL means simple English query language। नो डाउट कि इसमें जो भी स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं SQL में, वो सारी की सारी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती हैं। आप इससे बाद जब भी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट करेंगे या हम आगे वाली कमांड्स को कुछ को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें जो कमांड है, जैसे अपडेट की है, फॉर्म की कमांड हम इंसर्ट की लेते हैं, डिलीट की करते हैं, तो ये जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं तो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज के यूज कर रहे हैं, कैपिटल लेटर्स में हमको लेंगे। तो सारी की सारी जो लैंग्वेज में, लेकिन बाद में इसका जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है सिंपल को करके चेंज करके इन्होंने SQL, आज को इसको SQL के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारे और भी जो SQL में यूज होते हैं, जिसमें SQL में जैसे Oracle बेस्ड है, ये Oracle बेस्ड है। Oracle के बाद RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट में यूज होती है, तो NoSQL है, ये सब चीजें इसके अंदर यूज होती हैं। तो SQL को का जो मेन पर्पस था लाने का, जब बहुत ज्यादा डाटाबेस होते थे, बहुत बड़े बड़े डाटाबेसेस होते थे जो दूसरी प्रोग्रामिंग से प्रॉपर तरीके से नहीं हैंडल हो सकते थे, उस समय स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इट इज ए मोस्ट इफेक्टिव लैंग्वेज इवन व्हेन,
तब है जब इफेक्टिव जब बहुत बड़े डाटाबेस के साथ हम लोगों को काम करना हो। फॉर एग्जांपल लेट अस बी टेक द एग्जांपल आईआरटीसी। आईआरटीसी में आप तो रेलवे टिकट्स में बुक करते होंगे रेलवे टिकट्स, और सभी लोगों ने यूज किया होगा। जब आपके पास पीएनआर नंबर आता है तो सबसे पहले आईआरटीसी अकाउंट को ओपन करते हो, यूज से लॉगिन करते हो। जैसे आप देखोगे कि मैंने अब टिकट्स ये वाली ट्रेन बुक करवानी है, मान लो आपने लिखा कि मुझे चाहिए 10 मई 2020 की टिकट चाहिए। तो जैसे ही आप लिखेंगे और कौन सी टिकट चाहिए, किस टाइम पे वो निकलनी चाहिए, डाटाबेस पे आप डालेंगे। तो डाटाबेस डालने के बाद आपको लिखेगा कुछ प्रोसेसिंग होगी। दैट मींस वो डाटाबेस में से वो ऐसी क्वेरी हम डाल रहे हैं सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में जिससे वो एक्सट्रैक्ट करके डाटा दे, क्योंकि वहां पे सारी ट्रेन का डाटा पड़ा हुआ है। कब कौन सी ट्रेन चलती है, उसका क्या शेड्यूल है चलने का, कितने बजे चलेगी वो, कौन सी क्या उस समय ट्रेन है, क्या उसमें सीट की अवेलेबिलिटी है या नहीं, कौन सी सीट की अवेलेबिलिटी है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये सब चीजें एक्सट्रैक्ट होके आपको निकल रही है। इट इज ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल को अगर आप देखें तो जब बहुत बड़े-बड़े डाटाबेसेस होते हैं जहां पे आपको जरूरत पड़ती है किसी भी डाटाबेस को एक्सट्रैक्ट करने की, इंसर्ट करवाने की या डिलीट करवाने की, तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, जो भी डाटा वहां पे पड़ा रहता है। तो मैंने आईआरटीसी की आपको एग्जांपल बताई, इस डाटाबेस में इस तरह की लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है। तो व्हाट आर द मेन 3 पर्पसेस और 4 पर्पसेस फॉर व्हिच इट इज डेवलप्ड, किस चीज के लिए क्यों इसको डेवलप किया गया और उसकी डेवलप करने के क्या-क्या फायदे थे और फायदे हैं हम लोगों को। तो बेसिकली जो इसको डेवलप करने का मेन फायदा था, हम इससे क्या कर रहे हैं कि आप क्रिएट कर रहे हो डिफरेंट डाटाबेस टेबल्स, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मेन पर्पसेस फॉर व्हिच एसक्यूएल इज डेवलप्ड। मेन पर्पसेस for which SQL is was developed। क्यों इसको डेवलप किया गया, इसकी मेन फंक्शंस, मेन जो पर्पसेस हैं वो क्या है। नंबर 1 में अगर आप देखें, इट इज यूज्ड टू क्रिएट डाटाबेस टेबल्स। आप अभी डाटाबेस में डिस्कस कर रहे हो कि इसमें किस तरह के स्कीमा आपने यूज किए, जिस तरह से आपने डाटाबेस को यूज किया, एक डाटाबेस को दूसरे डाटाबेस में आपने नॉर्मलाइजेशन कैसे की, डाटा को नॉर्मलाइज करके दिया कि आपकी रोज में जो डुप्लीकेसी है, जो डाटा रिडंडेंसी है और कॉलम्स की है, उनको हटाना। तो मैं पहला इसका मेन पर्पस था यूज्ड टू क्रिएट डाटाबेस टेबल्स। बहुत सारे जिस भी बड़े डाटा में डाटाबेस टेबल्स को क्रिएट करना हो, एसक्यूएल का इस्तेमाल किया जाता है, मेन पर्पस है। नंबर 2 इज, दूसरा मेन पर्पस इसका क्या है, इट डिफाइंस, एसक्यूएल जो है डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल्स। इट डिफाइंस द रिलेशनशिप between two tables। अगर दो टेबल्स के बीच में रेफरेंस रिलेशनशिप बताना हो, जिस तरह से आपने देखा कीज कॉन्सेप्ट, कीज का कॉन्सेप्ट आपने देखा था कि आपके पास फॉरेन कीज होती है, आपके पास सुपर की होती है, कैंडिडेट की होती है, प्राइमरी की होती है, फॉरेन की होती है। एक टेबल में एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसका लिंक दूसरे के साथ होता है, वही एट्रीब्यूट उसमें सेम रहता है। इस टेबल का डाटा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है उसके थ्रू, और दोनों का रिलेशन बताती है वो फॉरेन की। जो फॉरेन की, सुपर की और प्राइमरी की का या कैंडिडेट की का कॉन्सेप्ट है, उसको यूज करते हैं टू डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल्स। तो इस डाटा का मेन पर्पस, एसक्यूएल का मेन पर्पस ये भी था कि आपको दो टेबल्स के बीच में अगर रिलेशनशिप बनाना हो, बताना हो, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। थर्ड मेन पर्पस इज एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम द टेबल। आपको किसी भी किस्म का डाटा रिट्रीव करना हो या एक्सट्रैक्ट करना हो, जस्ट लाइक आईआरटीसी में आपने किया। आप आईआरटीसी में कितने बड़े डाटाबेस में से डाटा निकाल रहे हो, आप देख रहे हो कि कौन सी ट्रेन चल पा रही है, कौन सी ट्रेन अवेलेबिलिटी है, कितनी कॉस्ट है उसकी टिकट की, और कब क्या आपको मिलेगी, क्या वो है अवेलेबल है सीट्स उसमें या नहीं है, ये सब चीजें बता रहा है डाटाबेस।
तो डाटाबेस में वो चीजें हम रिट्रीव कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, यू हैव टू, और इट हेल्प्स इन रिट्रीविंग it helps in retrieving information from the database. रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन कह सकते हो और टेबल्स जो भी चीजें हैं, रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन, रिट्रीविंग की जगह पे एक्सट्रैक्ट का शब्द भी यूज कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल। टेबल में से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना हो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4 पर्पस इसका जो था, आपने डाटा की इंफॉर्मेशन को रिट्रीव भी कर दिया, ले भी लिया, अब आपको क्या करना है, इंसर्ट डाटाबेस इन द टेबल। और किसी भी डाटाबेस को कोई नई इंफॉर्मेशन को उसके बीच में डालना, उस टेबल में इंसर्ट करना, इंसर्ट database in a table। किसी भी टेबल में डाटाबेस को इंसर्ट करना, जिसमें आपके पास डिलीट का ऑप्शन भी आता है और इंसर्ट के साथ अपडेट भी आ सकता है। आप अपडेट भी कर सकते हो, इसमें डाटाबेस को कहीं पे अपडेट करने की जरूरत पड़ती है या इंसर्ट करने की जरूरत पड़ती है या डिलीट करने की जरूरत पड़ती है। तो ये मेन पर्पसेस आपके किसके थे, एसक्यूएल के। एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है जो ईएफ कोड ने डेवलप की है। 1970 में इसका कॉन्सेप्ट आया था। इट वाज डेवलप्ड बाय द कंपनी आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो थी इसको डेवलप करने के लिए, क्योंकि ये पहले जो थी एसक्यूएल के नाम से जानी जाती थी। जब एसक्यूएल ने इसको लिया, उसके बाद इसको आईबीएम के नाम से जाना जाता है। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है, इसने इसको एसक्यूएल को डेवलप किया था, क्योंकि फिर कंपनी का नाम चेंज हो गया 1970 के बाद। तो आपके पास इसके ये मेन पर्पसेस हैं। अब आइए हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझते हैं कि इसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनके जो हमें ये हेल्प कर रही है, इसकी फीचर्स हैं। एसक्यूएल हमारे लिए क्यों फायदेमंद है, क्योंकि आज के टाइम में अगर हम देखें तो एसक्यूएल का मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाता है क्वेरीज के लिए। अब एसक्यूएल के एडवांस वर्जन्स भी आ रहे हैं बहुत सारे, जिसमें आपके पास ओरेकल है। ओरेकल में आप देख रहे हैं कि किसी स्टूडेंट को अगर थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो हम देखते हैं कि डाइस फॉर्मेट होता है, यू डाइस फॉर्मेट, यूनिक डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। यू डाइस सिस्टम है आरएमएसए का, और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में जो रमसा में और इसके रिलेटेड समग्रा में जो डाटा को, समग्रा में भी डाटा को लिया जाता है। जितने भी स्कूल्स आपके पूरे स्टेट में हैं, ये तो ऑल ओवर कंट्री में चल रहा है, लेकिन मैं ऐसे स्टेट की एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो किसी भी स्टेट की आप बात करें या अपनी यूटी की बात करें, जेएंडके में, तो आपका जितने भी स्कूल्स आपके रहेंगे, चाहे वो प्राइवेट हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं, प्राइमरी से लेकर एलिमेंट्री क्लासेस से लेकर अप टू 12th स्टैंडर्ड तक सारे के सारे डाटाबेस को मैनेज करके रखता है यूडाइस। अब यूडाइस का जो पूरे का पूरा है, इसमें पूरी की इंफॉर्मेशन आती है कि पूरे स्कूलों में कितने वॉशरूम हैं, कितने स्कूल के पास कंप्यूटर हैं, कितने रूम्स पक्का हैं, कितने कच्चा है, कितने स्टाफ मेंबर्स उसमें वर्क कर रहे हैं, कितने टीचर्स हैं उसमें, आपके पास स्टूडेंट्स कितने, किस सेक्शन में कितने, मेल कितने, फीमेल कितने, ईच एंड एवरी डाटा हैज बीन स्टोर्ड इन यूडाइस फॉर्मेट। अगर आप इस पूरे रिकॉर्ड को देखें तो ये इसी एग्जांपल में आपके स्टॉक में आपके पास स्कूल में अवेलेबल होगा यूडाइस का रिकॉर्ड, उसका एक यूनिक कोड होता है जो यूजर आईडी सभी लोगों को मिल जाता है। तो ये जो डाटाबेस है दैट इज ओरेकल बेस्ड। इसमें डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको कोई भी इंफॉर्मेशन स्कूल के रिलेटेड चाहिए तो आपको तुरंत एक क्वेरी लगानी है। तो उस क्वेरी में आप लिख देंगे कि मुझे वॉशरूम की डिटेल चाहिए और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स की डिटेल चाहिए फलां इस वाली स्टेट में, इस वाली यूटी में, ऑल ओवर कंट्री में। तो आप पूरी कंट्री की डिटेल भी दे सकते हो, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की भी दे सकते हो, किसी पर्टिकुलर स्टेट की भी निकाल सकते हो। इतने पूरे देश में पूरे स्कूलों का जो डाटा है वो यूडाइस के थ्रू, इसके माध्यम से रखा गया है, लेकिन वो सारा है किसमें, ओरेकल में।
आपको अपने सिस्टम में ओरेकल डालना पड़ेगा। ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। जब माइक्रोसॉफ्ट वालों का जिस तरह से आप इसमें रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की या डाटाबेस मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर होते हैं ओरेकल आप डालेंगे सिस्टम में, जब ओरेकल आपका चलेगा तो आप डाटाबेस में आपके पास एक्सेस होगा, आप पूरे के पूरे डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, क्वेरी से चेंज कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, क्योंकि जहां पे भी चेंजिंग होती है इंसर्ट करना ये सारा ओरेकल के थ्रू होता है। तो ये एग्जांपल थी। अब हम देखते हैं कि इसकी कुछ मेन फीचर्स क्या थे। मेन फीचर्स ऑफ एसक्यूएल। मेन फीचर्स जो एसक्यूएल की हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहले है दैट इज डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। ये है एक डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है। डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज क्यों है? फीचर्स की बात कर रहे हैं। फीचर्स ऑफ एसक्यूएल। फीचर्स ऑफ एसक्यूएल में सबसे पहले है इट इज ए डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। डोमेन स्पेसिफिक का मतलब हो गया कि ये डिपेंड करती है ओनली टेबल्स वाले डाटा पे। ऐसा डाटाबेस जिसमें जो डाटा है आपका उसको रखा गया हो इन टर्म्स ऑफ टेबल्स, टपल्स, एट्रीब्यूट्स और रोज की शेप में डाटा को रखा गया होगा, ये डोमेन स्पेसिफिक है, इसीलिए वहीं पे काम आएगी। जिसमें बहुत ज़्यादा हाई डाटा, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा की जरूरत पड़ती हो और आपको किसी भी कमांड को उसी समय एक्सट्रैक्ट करना हो, उस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, इसलिए डोमेन स्पेसिफिक है। नंबर 2, डोमेन स्पेसिफिक बाद ये एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है। इट इज डिक्लेरेटिव। नो डाउट मैं खाली डिक्लेरेटिव नहीं कह सकता उसको, बट अभी तक जो इससे पहले वाला वर्जन है एसक्यूएल का जिसमें ओरेकल में अब ये पीएल एसक्यूएल की भी बात आ रही है, लेकिन पहले ये डिक्लेरेटिव ही थी खाली। डिक्लेरेटिव का मतलब है कि व्हाट टू डू। डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है जिसका मतलब होता है क्या करना है, व्हाट टू डू। ओनली इतना ही बता सकती है कि क्या करना है, कैसे करना है तो ये पहले नहीं था, बट मैं इसके साथ ही अब जोड़ दूं कॉन्सेप्ट है कि इट इज आल्सो, अब ये डिक्लेरेटिव के बाद प्रोसीजरल भी है। इट इज आल्सो प्रोसीजरल। अब प्रोसीजरल भी है, क्यों? प्रोसीजरल के साथ मैं पीएलएसक्यूएल को जोड़ रहा हूं। पीएलएसक्यूएल प्रोसीजरल लैंग्वेज का मतलब है कि इसके जो एडवांस वर्जन आ रहे हैं जिसमें ओरेकल के बाद और एडवांस वर्जन आ रहे हैं जिसमें पीएलएसक्यूएल है, वो प्रोसीजरल है। प्रोसीजरल का मतलब यहां पे होता है हाउ टू डू। किसी काम को करना कैसे है वो भी अब बता रही है, पहले तो ये बताती थी काम करना क्या काम है, जो भी वर्क करना है वो मुझे बता दो, मैं कर दूंगा, क्योंकि जितना भी किस्म का डाटा होता था वो एक्सट्रैक्ट करके निकल आता था, बट कैसे करना है ये तब नहीं पता चलता था, ओनली डिक्लेरेशन होती थी। अब प्रोसीजरल होने की वजह से हाउ टू डू, इस वर्क को कैसे करना है उसकी एग्जांपल्स भी आपको मिलेंगी और ये आपको पता चलेगा कि इस वर्क को करना कैसे है। अब व्हाट टू डू भी परफॉर्म हो रहा है और हाउ टू डू भी परफॉर्म हो रहा है आज के जो वर्जन्स हैं उसमें। इट इज डीडीएल बेस्ड डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल बेस्ड है। इट इज डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इट इज डीसीएल डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, और टीसीएल भी कहा जाता है टेबल कंट्रोल लैंग्वेज में, जिसमें टेबल्स को कंट्रोल किया जाता है, आल्सो टीसीएल। तो ये इसकी फीचर्स हैं। अभी इसकी फीचर्स जिस तरह से आपको वर्क करना होगा तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में भी करना पड़ेगा, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में भी, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज में, टीसीएल पे भी। फिफ्थ वन कैरेक्टरिस्टिक जो इसकी एसक्यूएल की है दैट इज इट इज बेस्ड विद द यूज ऑफ कीज एंड कंस्ट्रेंट्स। आप इसमें कीज और कंस्ट्रेंट्स को यूज कर सकते हो, कीज एंड
कंस्ट्रेंट्स। स्टूडेंट्स आपने कीज का कॉन्सेप्ट पढ़ा, मैंने अभी भी रिपीट किया था, जिसमें आपके पास कीज यूज होती थी, इसमें सुपर की यूज होती है, कैंडिडेट की यूज होती है, प्राइमरी की यूज होती है, फॉरेन की यूज होती है। ये सब कीज का इस्तेमाल किया जाता है डाटा को अलग अलग एक टेबल से डिफरेंट टेबल्स में ले जाने के लिए। या जो कैंडिडेट की है उसका क्या रोल होता है, जो प्राइमरी की होती है वो एक सबसेट होगा, प्राइमरी के ऊपर आपकी स्टूडेंट की आएगी, उसके ऊपर आपकी सुपर की आएगी, सुपर की में ये दोनों कीज आ जाएंगी। तो फॉरेन की दोनों कीज के आपस में रिलेशनशिप बता रही है। इस तरह से कंपोजिट कीज क्या थी वो सब चीजें आपने पढ़ी हैं। 6 नंबर पे इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स यूज होते हैं। ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट भी स्टूडेंट्स आपने पढ़ चुके हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स, जिसमें आपने लॉजिक ऑपरेटर्स भी देखे, या आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर थे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आपके पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोट, इंटीजर, ये सब चीजें थे। उसके बाद आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स थे। लॉजिकल में आपने एंड, और, एक्स, और, नॉर, इन सभी का कॉन्सेप्ट देखा। उसके बाद आपके पास कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर थे, जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब चीजों का इस्तेमाल किया। और इसके बाद भी कुछ और भी चीजें होती हैं ऑपरेटर में, जिसमें आपके पास लाइक, बिटवीन, इज नॉट, नॉट इन, एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, ये सब चीजें भी आपको उस टेबल में से मिलेंगी कि क्या इसमें ये एग्जिस्ट हो रहा है। दैट मींस आप इसको क्वेरी देंगे, क्वेरी के बाद ये वहां से जो रिस्पॉन्ड करेगा उससे ये बताएगा कि नॉट एग्जिस्ट और एग्जिस्टिंग, लाइक, अनलाइक, ये सब चीजें भी आपको मेंशन होंगी। तो ये ऑपरेटर्स यूज होते हैं। इस ऑपरेटर्स के बाद हमारे पास कुछ एक दो चीजें और हैं, जिसमें एग्रीगेटिव फंक्शन यूज होते हैं, क्लासेस यूज होते हैं, ज्वाइन एंड नेस्टेड क्वेरी यूज होती हैं। ज्वाइन एंड नेस्टेड क्वेरीज में आपके पास पीएल और एसक्यूएल का इस्तेमाल होता है। ट्रिगर्स तो फीचर्स प्रोसीजरल लैंग्वेज के यूज करते हैं। तो इस तरह का जो ये कॉन्सेप्ट था हमारा, जिसमें आपके पास आपने देखा कि प्रोसीजरल लैंग्वेज एसक्यूएल होती क्या है। एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। और स्टूडेंट्स इसके बाद के जो आगे के टॉपिक्स हैं, आगे की कॉन्सेप्ट हैं, इसकी जो कमांड्स हैं, क्योंकि ये कमांड्स के बेस पे यूज हो रहा है। हम इसमें आप देखेंगे कि क्रिएट कमांड इस्तेमाल होगी। आप क्रिएट टेबल करेंगे, क्रिएट टेबल के बाद आपने अपडेट किया, फॉर्म में बहुत सारी ऐसे डिलीट करोगे, ये सब चीजें करोगे, कुछ ऐसी बेसिक कमांड्स हैं जो हम डिस्कस जरूर करेंगे। तो आज के लिए यही था जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट टॉपिक लेके हम फिर से आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।